आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। आप हमें लाइव देख सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है वतन सिंह और मेरे पास साइंस का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहा। अभी तक जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अगर कोई हमसे पूछे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो साबुत काउंट ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिलहाल मैं काउंट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक अप्रॉक्स बताने वाला हूँ कि 2000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी विद गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, साइंस से संबंधित उन सवालों पे भी चर्चा करूंगा। तो आप प्लीज़ हमारे साथ लगातार बने रहें और वीडियो के आखिरी तक कहीं जाइएगा मत, बहुत मज़ा आएगा। बहुत आनंद तरीके से आपको बताऊंगा। और हाँ, रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सीखने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। साइंस के डाटा हर जगह उपलब्ध हैं, आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे देखिए, इतने सारे डाटा मौजूद हैं, बेहतरीन तरीके से मौजूद हैं। तो आपको उनको रटना नहीं, आपको समझने की आवश्यकता है। तो हम चलिए हम चलते हैं, आपको ज़्यादा बात ना करके हम मुद्दे की बात करेंगे और आपको बताएंगे साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल पे हम चर्चा करेंगे। तो आप जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखिए, यहाँ पर साइंस की मैं बात करूँगा, लेकिन साइंस में आपको मालूमात है कि साइंस के 3 पोर्शन हैं। साइंस के 3 पोर्शंस हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस को तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी रेलवे की बात कर लूँ मैं, सीटेट की बात कर लूँ, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें फिजिक्स ज़्यादा पढ़नी है, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है, या बायो पढ़नी है ज़्यादा, या तीनों एक साथ में ज़्यादा पढ़नी है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, साइंस में पहला चीज़ तो आपने फिजिक्स की बात करा, दूसरा मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की बात करी हमने, और तीसरी हमने बात करी बायोलॉजी की बात करी। ठीक है, ये रहा 3 पोर्शंस खासकर साइंस के। अब अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित ज्यादातर सवाल किस में से बनते हैं? ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी ही पढ़ डाले, पूरा पूरी बायोलॉजी रट ली है, लेकिन एग्जाम में बायोलॉजी से बहुत कम सवाल आए और अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं गलती हुई उनकी। अब ऐसे कुछ बच्चे हैं दिमाग लगाते हैं कि फिजिक्स से सवाल ज्यादा आए थे एग्जाम में, इस बार पूरा फिजिक्स ही रट लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रेलवे की बात करूं तो रेलवे में ज्यादा से ज्यादा सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनते हैं। जितने एग्जाम हुए हैं, मैंने एग्जाम को एनालिसिस किया है, देखा है, समझा है, उसमें मोस्टली सवाल फिजिक्स के आपको ज्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आपको मिलते हैं। न्यूमेरिकल में आप पढ़ते होंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, लाइट की बात करता हूँ, उससे ज़्यादा मोस्टली सवाल आपको मिलते हैं। केमिस्ट्री से भी आपको फॉर्मूले मिलते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस आपको मिलते हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको सेल डिवीजन, सेल थ्योरी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ह्यूमन सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं ठीक ठाक और थोड़ा सा बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए रेलवे में जो साइंस के सवाल बनते हैं आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर एक देखा जाए कि तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं तब तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। बात करें सीटेट की बात करूं तो उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, आपको तो पता है, हमने आपको मालूम होगा कि सीटेट में जो सवाल बनते हैं साइंस के, वो 6 से लेकर 8 क्लास, या आप कह सकते हैं कि 9 से लेकर 10 तक मिले होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा 6 से लेकर 8वीं तक क्लास में साइंस पूरी मिली होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपस में ही मिली होती है। लेकिन 9th में आप देखते हैं उनका पोर्शन अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो गई, फिजिक्स अलग हो गया, बायो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो इनमें विशेष मुद्दा नहीं कि हमको तीनों पढ़ना है, या वो तो तीनों आपस में मिले रहते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब इन तीनों में से किसी एक पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ आप पे बायोलॉजी, शायद आपको बायोलॉजी बेहतर लगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पे मिलने वाली है। ठीक है, तीनों पे मिलने वाली, जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी। आप ऐसा कतई ना सोचना कि हमें केवल बायोलॉजी ही आती है और बायोलॉजी ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको तीनों
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसी रूप में मिलेगा, आपको कोई विशेष उसमें अंतर आपको नहीं मिलने वाला है। दरअसल मैं बायोलॉजी इसलिए आपको उठाया क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में एक ऐसा वायरस जो आने वाले समय में, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि परेशानी खड़ा कर सकता है। तो आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा कि HMPV नामक एक वायरस, जो कि 2001 में इसके बारे में बताया गया था, 2001 में यह वायरस आया और आज देख रहे हैं 2025 लगा हुआ है और 2025 में आपको फिर बताया जा रहा है कि वायरस से सावधान रहिए। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हम कामना करेंगे। बाकी घबराने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ HMPV की बात करूँ, ये सेम टू सेम इसका जो सिम्टम्स है कोविड जैसा सेम टू सेम सिम्टम्स है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम इस पर आपको डराने नहीं आए हैं कि आपको हम वायरस बताएं, क्योंकि हम वायरस से आज 4-5 साल झेल रहे हैं, उससे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, बायोलॉजी में आपको कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूं जो आपको शायद अच्छा लगे और बेहतर लगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बायोलॉजी में कहा था कि ह्यूमन सिस्टम आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ह्यूमन सिस्टम, जिसे आप हिंदी में कहते हो मानव तंत्र, ठीक है। मानव तंत्र में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको उन सारे टॉपिक को पढ़ना होगा अगर आपको अच्छा स्कोर गेन करना है तो। अब ह्यूमन सिस्टम में आप बहुत सारे सिस्टम, जैसे आप इसमें सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पर, तो आप सबसे पहले ह्यूमन ब्लड आप पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त, इससे संबंधित सवाल बन जाते हैं ह्यूमन ब्लड से। ह्यूमन ब्लड से क्या बनता है कि ब्लड क्या है, ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, एक नॉर्मल बंदे के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, हम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा वेट इतना केजी है तो हमारा ब्लड कितना होना चाहिए, या आखिर ब्लड है क्या, ये सारी चीजें ब्लड से संबंधित बनते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में पूछता है, MTS में पूछा गया सवाल था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड, ऑप्शन थे 1 2 3 4। तो शायद आपको पता होगा कि रक्त जो है 2 प्रकार का होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। आगे में टॉपिक जो है आपका वो बेहतरीन टॉपिक है दूसरा, जिसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसमें आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट का फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं बेहतर तरीके से। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ, उसमें आप पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से सवाल खूब अच्छे से बनते हैं। ब्लड ग्रुप में आप देखते हैं कि किसने खोजा ब्लड ग्रुप को। 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज हुई, कार्ल लैंड-स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड जो है, जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार का होता है। उन्होंने एंटीजन, एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर के बारे में बताया। और ये भी सवाल बनते हैं इसमें कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वह किस व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर उसे लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन ले सकता है। तो डोनर ब्लड ग्रुप और एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और ये सारे ब्लड ग्रुप के बारे में आप पढ़ते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ऐसे आपका चौथा जो आपका टॉपिक बनता है बहुत ही प्यारा है, जिसे हम बात करते हैं बोन्स की बात करते हैं। हड्डियों से संबंधित सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है हड्डियों से संबंधित। इसमें सवाल बनते हैं कि जैसे कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे मोटी हड्डी, सबसे लंबी मसल, सबसे मजबूत मसल्स, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, हमारी थाई की जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, हमारे गले में कितनी हड्डी होती है। ये सारे सवाल बनते हैं। हड्डियों से संबंधित रोग पूछता है, ये सारी चीजें इसमें बनते हैं। आगे मैं बात करूंगा इसी तरीके से। पांचवा अगर मैं बात करता हूं, उसमें आप पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही लंबा है। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स, और हार्मोन्स से प्रभावित आप भी हो सकते हैं और हम भी, क्योंकि हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां आपको तकलीफें दे सकती हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए उचित डाइट आपको लेना पड़ेगा और वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। क्योंकि आप देखते हैं महिला पुरुष ज़्यादातर इससे प्रभावित होते हैं। आप देखते हैं कि महिलाएं खासकर, उनमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना ये समस्या खड़ा कर देता है, खासकर जैसे कि थायराइड ना। तो थायराइड जो है कोई बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है जो गले में पाई जाती है। उससे निकलने वाले हार्मोन्स की कमी और अधिकता से व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। व्यक्ति मोटा या पतला, कमजोर हो जाता है, वो सारे हार्मोन से संबंधित होते हैं।
हार्मोन्स की चर्चा मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हार्मोन से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा हैं हमारे समाज में। हार्मोन डिसबैलेंस होने से माता पिता हमारा समाज परेशान है। आज आप जानते हैं प्यूबर्टी जैसी बीमारी जो खासकर लड़कियों को ज़्यादा हो रही है, लड़कों को भी होती है समय से पहले यंग हो जाना, प्यूबर्टी लड़कों में हो रहा है, लड़कों में भी होता है प्यूबर्टी। वो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, आपका गलत डाइट ही आपको गलत रोग को जन्म देता है। तो आप सही डाइट लें, सही भोजन लें और सुरक्षित रहें। तो जो आप बाहर के चिप्स वेफर वगैरह खाते हैं उसका त्याग करें, ठीक है, उससे बचाव करें, नहीं तो आपके हार्मोन्स, तेल मसाला युक्त भोजन ज़्यादा खाने से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं और आपकी पढ़ाई अवरुद्ध हो सकती है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप पढ़ते हैं बहुत ही एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें आप किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी, ठीक है, किडनी के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप देखते हैं कि मोस्टली लोगों को किडनी स्टोन हो रहा है। क्यों हो रहा है? डायलिसिस क्या होता है? अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? किडनी के फंक्शंस क्या हैं? हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं किसके द्वारा रिलीज होते हैं? हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये सारी बातें आप एक्सक्रेटरी सिस्टम में आप पढ़ते हैं, जिसमें आप खासकर किडनी के बारे में पढ़ते हैं। सवाल बनते हैं किडनी के आउटर लेयर्स क्या होते हैं, इनर लेयर्स क्या होते हैं, टोटल आप पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, आप उसमें देखेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीमान जी, सातवां अगर मैं बात करूं जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप जानते हैं भी मौसम देख रहे हैं कितनी ठंड पड़ रही है, ऐसे मौसम में रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीक होना जायज़ है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ठंड में वीक हो जाती है, जिससे हमें और आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ रहें, साकुशल रहें। चलिए ये रहा, हमने कुछ टॉपिक पे चर्चा करा जो कि ह्यूमन सिस्टम में। और भी टॉपिक्स हैं इसमें, थोड़े और भी हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ मैं एक टॉपिक को पढ़ा देता हूँ आपको ना, थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ। ये तो मैंने केवल ह्यूमन सिस्टम में जो टॉपिक थे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करा है, थोड़ा सा करा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं था कि मैं आपको केवल टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊँ, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम के बारे में हमने इसलिए चर्चा करा क्योंकि ज़रूरी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अगर स्वास्थ्य है तभी आप हैं। तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ सकते। चलिए मैं चर्चा करता हूँ, खासकर अभी हमने ह्यूमन ब्लड लिखा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में जो पहला सवाल बनता है, पहला बहुत प्यारा सवाल बनता है, उस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल बनता है, पहला सवाल जो बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल यह है कि ब्लड क्या है। एमटीएस में पूछा गया सवाल था कि ब्लड है क्या, जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में मौजूद है, आखिर ब्लड है क्या। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ब्लड इज अ ब्लड इज अ टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखिए ये पहला पॉइंट बना जो कि पूछा कहाँ गया था भाई, ये सवाल पूछा गया था श्रीमान, आपको बताऊं एमटीएस में पूछा गया सवाल था। देखिए जरूरी नहीं कि सवाल केवल एमटीएस में ही आए, जरूरी नहीं कि सवाल केवल रेलवे में आए, जरूरी नहीं कि सवाल केवल यूपीएससी में ही आए, सवाल कोई भी हो सकता है, आ जाता है सवाल। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सवाल था कि ब्लड इज अ टाइप्स ऑफ प्रोटीन, रक्त एक प्रकार का प्रोटीन है, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही कि प्रोटीन क्या होता है ना, प्रोटीन के बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, आपके शरीर के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि प्रोटीन के बारे में फिर चर्चा करेंगे तो फिर ह्यूमन ब्लड ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा बात करेंगे, अगर आप सरल भाषा में समझें तो सरल भाषा में प्रोटीन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड। आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये सवाल पूछा गया है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड,
ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा है ना, आप सर्च कर सकते हैं, सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि प्रोटीन क्या होता है। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर कि प्रोटीन क्या है, तो हमने कहा कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसे सरल भाषा में समझना चाहे, कितना डिटेल में सर कैसे हम रटें इसको, अगर किसी को समझाना हो तो क्या बताएं कि प्रोटीन है क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा बोल देना है कि प्रोटीन एक प्रकार का केमिकल है। प्रोटीन एक प्रकार का केमिकल से, बात खत्म, केमिकल है भाई। हमारा शरीर, हमारी बॉडी, और बॉडीज कंसिस्ट ओनली केमिकल्स। हमारा शरीर केवल रसायनों से ही बना हुआ है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो हम बोल पा रहे हैं उसका जिम्मेदार भी केमिकल्स रिएक्शंस है, और आप सुन पा रहे हैं। तो प्रोटीन एक प्रकार का केमिकल्स है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड। अगर आप कहें कि नहीं केमिकल्स का क्या मतलब है, अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जानना चाहेंगे सर केमिकल्स, व्हाट इज केमिकल्स, भाई केमिकल्स समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट एलिमेंट्स, दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट एलिमेंट्स, वे पदार्थ जो तत्वों से मिलकर बने हों। देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा बेटा प्रोटीन एक प्रकार का केमिकल्स है, तो केमिकल्स क्यों है, हमने कहा कि ये एलिमेंटों से बना हुआ है, क्योंकि प्रोटीन में पाया जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पाया जाता है प्रोटीन में, और यह अमीनो एसिड बना किससे होता है श्रीमान, यह बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और इसी एलिमेंट के कारण हमने इसको कहा है केमिकल से। सवाल बनता है पेपर में, सवाल बनता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है सर, वो होती है 16% होती है, 16% होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इस सवाल पूछा गया था क्योंकि नाइट्रोजन ही आपके बॉडी को बिल्डअप करता है। तो ये बातें क्लियर हुई कि केमिकल से प्रूव हुआ, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जी बिल्कुल है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है। बट जो आप प्रोटीन लेते हैं वो नाइट्रोजन सॉलिड के फॉर्म में होता है, और हमारी बॉडी को सॉलिड फॉर्म ही पसंद है, गैस नहीं लेगा। अगर गैस लेता होता ना तो हमें और आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं बनती, और हम और आप बॉडी बिल्डअप होते हैं अच्छा खासा। ठीक है, शायद हमारे लिए घर उपयुक्त नहीं होता, जंगलों में घूमते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। फिर यहाँ लौट के आते हैं प्रोटीन पर। अब आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे बॉडी के लिए लगभग 25%, या हमारा पूरा शरीर ही लगभग 25% प्रोटीन से ही बना हुआ है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन माँ जो होती है दूध के रूप में से प्रोवाइड करती है, तो हमें प्रोटीन चाहिए। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन लेना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको हिपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक लिमिट में प्रोटीन लेना, क्योंकि हमने बताया कि प्रोटीन जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा हानिकारक है। बैग आते हैं, अगला हमने कहा कि प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आएंगे अगला पॉइंट बताएंगे बेड के बारे में अगला। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल देखिए, कितने सवाल यहाँ बने हैं आपको, कितने सवाल। प्रोटीन क्या है, केमिकल है, दो सवाल हो गए। एक तो ब्लड क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, केमिकल है, दो सवाल बने। तीसरा बना कि प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है, अमीनो एसिड। सवाल बने कि अमीनो एसिड में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे बॉडी को बिल्डअप करने का काम नाइट्रोजन करता है, आपको पता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, स्ट्रॉन्ग ना। जैसे आप कहते हैं भाई मैं नहीं झुकने वाला, देखा होगा ना मूवी, आजकल सब उसी को दे रहे हैं। तो आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है, कहाँ से आती है। आप कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे कोई कितना भी कह ले। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर कहाँ से आती है, या तो आपके अंदर पावर ज़्यादा है इसलिए आप बहुत जटिल हैं, या आपके घर वाले आपको रोकते उस गली में नहीं जाना है, उस नुक्कड़ पे नहीं जाना है, वो सही नहीं है, इलाका सही नहीं है, वो रास्ता सही नहीं है, उसके साथ मत बैठो, लेकिन आप नहीं मानते। आखिर ये जटिलता आपके अंदर आती कहाँ से,
ये जटिलता आपके व्यवहार में कहाँ से आई? आपके दोस्तों से, या आपके अंदर वो प्रोटीन करवा रहा है? ठीक है, तो बेशक हो सकता है कि आपके अंदर आप अच्छा डाइट लेते हो, स्वस्थ हो, और आप उस अहंकार में अपने आप को बोलते हैं, ना ना, मैं नहीं झुकने वाला, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन सवाल कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? ये तो ह्यूमन तो है नहीं, इसका ह्यूमन नेचर तो है नहीं कॉम्प्लेक्स, भाई तो केमिकल्स है। देखिए, अगर किसी केमिकल्स में नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही प्यारी बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारी बात। कोई भी कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स तब ज्यादा हो जाता है जब उसमें नाइट्रोजन अगर मौजूद हो, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को जनरेट करता है, तीनों तरफ से बांध के रखता है, ये जल्दी टूटता ही नहीं है। अर्थात प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोटीन तभी लीजिए जब अपने बॉडी के मसल्स को ब्रेक डाउन कीजिए, जब अपने बॉडी के सेल्स को आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए उसे, तभी आप प्रोटीन लीजिए। ऐसे नहीं कि ठंड पड़ रही है, प्रोटीन लेके घर में बढ़िया से रजाई लगा के सो रहे हो, हानिकारक हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो सकता है। प्रोटीन लेने के लिए उससे पहले आपको अपने बॉडी के मसल्स को ब्रेक डाउन करने होंगे, तभी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। ये खुद कह रहा है मैं कॉम्प्लेक्स हूँ, आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नाइट्रोजन से आ रही है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। बात करते हैं कार्बनिक क्या होता है। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन, सिंपल सा फंडा है भाई, कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन। बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट टू और मोर एलिमेंट्स, कहा गया वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हों, उसे यौगिक कहते हैं। तो इसमें देखो, हमने कहा नाइट्रोजन है, कार्बन है, दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है ना, तो आपने कह दिया दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड्स। फिर आगे आप बहुत पढ़ते हैं कंपाउंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कार्बनिक, नॉन कार्बनिक, ये सारा पढ़ते हैं, फिर लंबी कहानी खिंच जाती है उसमें, तो वहां ना चलकर तो बैक आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर है ब्लड। तो ये आपके लिए बहुत प्यारा सा सवाल बना, बहुत ही प्यारे तरीके से। आगे अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट जो बहुत प्यारा है, दूसरा यह है कि हमारे बॉडी में ब्लड बनता कहाँ है, और बनता कब है, कब से स्टार्ट होता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, स्वस्थ रहिए, साकुशल रहिए, और देखते रहिए हमारे साथ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आप लिख सकते हैं आवर ब्लड, आवर ब्लड प्रोड्यूस, आवर ब्लड प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। बोन मैरो, दूसरा पॉइंट बहुत ही प्यारा है। कहा गया कि हमारा ब्लड कहाँ बनता है, हमारा ब्लड बनता है बोन मैरो, जिसे अगर हिंदी में आप कहें तो इसे आप कहते हैं मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। जो हिंदी वाले बच्चे हों, घबराना मत, मैं बेशक इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ लिखते हुए चलूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो ये मत सोचना कि मैं केवल इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, मुझे हिंदी भी आती है, मुझे इंग्लिश बहुत नहीं आती। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बोन मैरो को अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मतलब हड्डी, मज्जा तो आप समझ रहे हैं। देखिए, बोन मैरो ही हमारा ब्लड बनाती है। अब सवाल है कि बोन मैरो ब्लड कब बनाती है। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है सवाल। ठीक है, हमने कहा ब्लड बोन मैरो में बनता है, लेकिन बोन मैरो ब्लड बनाता कब है, एक सवाल ये बन गया। अगला सवाल बना कि बोन मैरो हमारे ब्लड में पाया कहाँ जाता है, हमारे बॉडी में बोन मैरो कहाँ होता है जो ब्लड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो पहले इसको समझिए, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो है आपका जो बोन मैरो है वो श्रीमान कहाँ होता है। ठीक है, चलिए सर, यहाँ बताने वाला हूँ, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम आप देखिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छा डायग्राम तो मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कल्पना के आधार पे आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, कल्पना के आधार पे समझ लीजिए। ये आपका देख रहे हैं लेग, पैर की बात, मैंने पैर का डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी थाई है, ये आपकी सर थाई है, थाई है अर्थात जांग है। ठीक है,
आपके थाई में एक बोन्स पाई जाती है, केवल एक हड्डी पाई जाती है श्रीमान, केवल एक हड्डी आपके थाई में पाई जाती है। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना दिया सर। ठीक है, और ये जो हड्डी होती है, सवाल यहां से भी बनता है कि जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या है? तो इस हड्डी को बोलते हैं श्रीमान फीमर। बहुत बार पूछा गया सवाल है पेपर में कि फीमर बोन्स कहाँ पाई जाती है, तो जांग में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। शरीर की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होती है, और बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स भी यही होती है, सबसे लंबी हड्डी यही होती है, और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो आपके जांग में केवल एक ही हड्डी पाई जाती है, फीमर। अब आप सोचे होंगे ब्लड पढ़ा रहे हैं सर, हड्डी पे कहाँ चले गए? क्योंकि सर हड्डी में ही तो राज छिपा हुआ है। इस हड्डी के अंदर पाया जाता है सर बोन मैरो, इसी के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डॉट डॉट जो मैं बनाया हूं, इसे कहा गया ये है सर बोन मैरो, अर्थात अस्थि मज्जा, यही अस्थि मज्जा है। अब सवाल है कि हमने केवल फीमर ही क्यों बनाया? बॉडी में तो 206 हड्डी पाई जाती है, किसी भी एक हड्डी का डायग्राम बना के समझा देते। जी नहीं, सबसे लंबी हड्डी, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, बीच में गैपिंग ज्यादा होती है, इसमें बोन मैरो भरा रहता है ठूस ठूस के। वैसे आपके बैक बोन में भी बोन मैरो की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन उसमें बहुत लंबी हड्डी बनानी पड़ती है आपको, तो हमने थाई वाला बनाया। तो यहाँ पर बोन मैरो होता है, एक गाढ़ा सा चिपचिपा सा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है ये बोन मैरो। हाँ, सवाल यहाँ बनता है कि बोन मैरो का कलर कैसा होता, तो आप यहाँ पे कलर लिख दो। ये रेड भी होता है, येलो भी होता है, और व्हाइट भी होता है। तो इतने कलर का होता है आपका बोन मैरो, रेड होगा, येलो होगा, और व्हाइट होगा। ठीक है, 3 टाइप का कलर होता है, जो कि आपके हड्डियों के बीचों बीच पाया जाता है, भरा होता है। बाकी और भी छोटी हड्डियों में होता है, जैसे कि मैं बात करूँ ह्यूमरस की, बात करूँ हाथों में, यहाँ भी इनकी हड्डियों के अंदर खोखली होती है हड्डियाँ, वहां पर बोन मैरो भरा होता है। वही बोन मैरो ब्लड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर तो सवाल बनता है कि बोन मैरो कितने कलर का होता है, तो यहाँ पर मोस्टली 3 ही कलर हमने लिखवाए हैं, रेड, येलो और आपका व्हाइट, यही 3 कलर है। और आपका जो ब्लड है वो भी इन्हीं 3 कलरों में विभाजित है। ठीक है, जैसे रेड हुआ आपकी आरबीसी होती है, आपको पता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी के लिए। देखिए, आपको पता है आरबीसी जो होती है वो रेड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं सर येलो। येलो जो आपका होता है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, जो कि 55 से 60% आपके ब्लड में मौजूद होती है। व्हाइट ब्लड होता है सर डब्ल्यूबीसी। तो ये सवाल बन जाता है पेपर में, ये सवाल एनटीपीसी में बन जाता है सवाल, कि जो हमारी आरबीसी है वो कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती है। प्लाज्मा कहाँ बनती है? येलो बोन मैरो में बनती है। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? तो आप कहेंगे व्हाइट बोन मैरो में बनती है। तो ये बातें क्लियर हुई, ब्लड कहाँ बना, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के बीचों बीच। सवाल देखिए यहाँ पे कितने सवाल बन रहे हैं। सवाल बना कि ब्लड कहाँ बना, एक हुआ बोन मैरो। सवाल है बोन मैरो कहाँ होता है, तो हड्डियों के बीचों बीच। अगला बोन मैरो कितने कलर का है? 3 कलर हमने लिखवा दिया है। किस किस कलर से कौन कौन सा बनता है ये भी हमने आपसे चर्चा कर दी है। लेकिन एक सवाल और रुका है इसमें। सवाल ये है कि जो हमने लास्ट में कहा था कि जो ब्लड है कितनी उम्र में हमारे शरीर में ब्लड बनना शुरू होता है, ये सवाल है। और कब तक बनता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लिए लाभकारी है। तो देखिए, जब आप 4 महीने के थे, जब आप 4 मंथ के थे, 4 मंथ की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी सर। 4 मंथ के जब आप थे, तब आप कहाँ थे? तब आप अपने जीवन के उस पहले घर में मौजूद थे। उस घर को बोला जाता है यूट्रस, जिसे आप हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, तो यूट्रस वो आपका पहला घर, उसी घर से आप भी निकले, हम भी निकले, हर जीव की उत्पत्ति उसी से हो रही है। तो यूट्रस आपका पहला घर, यानी गर्भाशय आपका पहला घर। उस घर में जब आप 4 मंथ के थे, उस दौरान आपका बोन मैरो लगभग लगभग बन रहा था या बन गया था। 4 लगभग 3.5 महीने थे, 4 साढ़े 4 महीने तक बोन मैरो लगभग बन जाता है काम भर का, जिससे आपका ब्लड बनना शुरू हो जाता है। लेकिन 4 महीने के बाद ब्लड बनता है। लेकिन अब आप सोचिए कि 4 महीना तक कैसे जीवित रहे उसमें आप, यूट्रस में। भाई 4 महीने के बाद ब्लड बनना शुरू हुआ, तो 4 महीना कैसे जिंदा आप रहे उस यूट्रस में? यहीं पर समझने वाली बात है। क्योंकि 4 महीना पहले
आपको माँ से यानी अर्थात माताश्री अर्थात जननी से, उनके लीवर से आपको ब्लड की सप्लाई होती रही। माँ के लीवर से, माँ के लीवर से सीधा प्लेसेंटा में एक पाइप जुड़ती है और उस पाइप से ब्लड की सप्लाई होती है। वह ब्लड माँ के लीवर से सीधा बच्चे की नाभि में जुड़ा होता है प्लेसेंटा से होते हुए, और वही खून पीकर वह बच्चा खासकर 3-4 3.5 महीने या 4.5 महीने तक उसमें विकास करता है, डेवलप करता है। ठीक है, फिर जब बोन मैरो बन जाता है तो फिर ये जो आप देखते हैं लीवर से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, बोन मैरो काफी हद तक बोन मैरो ब्लड बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले आप 4 महीना आपकी माँ ने अपने लीवर से, जाने में नहीं अनजाने में, जानकर तो ऐसा है नहीं, सेटिंग है अंदर, ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि 4 महीना तक आपकी माँ ने आपको ब्लड दिया है। ध्यान रखना, लीवर को इसके कई हिंदी हैं, यहां पर देखिए पॉइंट वाली बात तो यहां पर आने वाली है। लीवर को हिंदी में क्या क्या कहते हैं? एक कहते हैं जो इसकी शुद्ध हिंदी है उसे बोलते हैं यकृत, दूसरा क्या है कलेजा, तीसरा क्या है जिगर। ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले भाई साहब, हिंदी वाले 3 हिंदी वर्ड हैं जो पेपर में कोई भी वर्ड उठा लेगा, लेकिन इसकी केवल इंग्लिश एक ही है, लीवर। चाहे आप यकृत कहिए, कलेजा कहिए, जिगर कहिए। अब यहाँ पर एक जो ज्यादा चलन है नाम लेने वाला, कलेजा, सुना है वर्ड कलेजा। जिगर भी चलता था, आपने मूवी देखी होगी जिगर ना, जिगर भी चलता, लोग कलेजा शब्द ज्यादा यूज करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारी माताओं का कहना सुना होगा आपने कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू, कहती है ना अक्सर, गलत नहीं कहती, सही कहती है, कलेजे का टुकड़ा है तू। बिल्कुल राइट है भाई, क्योंकि आप उसी कलेजे से 4 महीने तक ब्लड का आप पान किए हो। ठीक है, लेकिन जब आप पैदा हुए, बड़े हुए, हमारे जैसे हुए या हमसे छोटे हुए, जब आप जानने योग्य हुए, तब आपने उसी कलेजे का तिरस्कार कर दिया, किसी दूसरे कलेजे के चक्कर में आपने उस कलेजे को धोखा दे दिया। गलत है ना, ये साइंटिफिक भी गलत है और व्यवहारिक रूप में तो आप अन्याय कर ही रहे हो। तो इस सवाल बताने का मेरा एक खास मोटिव था, आपको एक संदेश देना था मेरा, कि आप समझिए उस लीवर से, सोचिए आपकी माँ आपको 4 महीने तक खून की सप्लाई करी, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको बनाया, और आप किसी दूसरे के कलेजे के टुकड़े के चक्कर में अपने उस कलेजे का परित्याग कर दे रहे हैं। बहुत अन्याय है, सुधर जाइए, गलत चीजें समझिए आप, और उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी कलेजे से आई हुई है या आया हुआ है, उसी से जगह से आया, दोनों के लिए बात सेम लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माँ जो कहती है कि आप मेरे कलेजे का टुकड़ा है, राइट है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप कलेजे का टुकड़ा हो, लेकिन जब आप 4 महीने थे अंदर खून का रसपान करें, जब आप बड़े हो गए तब भी मानसिक रूप से आप अपने उस माता पिता का खून अब भी चूस कर रहे हो, अब भी भक्षण कर रहे हो। इसलिए माँ तो कहती है पेट में था तब भी परेशान कर रहा था, आज सामने है तब भी परेशान कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत चीजें हैं। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा यहाँ पे बन के आया, तो ध्यान रखना, आप सभी लोग उस कलेजे के टुकड़े हो, उस माँ का सम्मान सदैव करना, उनसे बढ़ के कोई नहीं, ना हम संसार कोई नहीं। ठीक है, ऐसा हमारा अध्यात्म, ऐसा हमारा धर्म सिखाता है। फिलहाल चलिए हम यहाँ पे टॉपिक पे बात करें। तो देखा आपने सवाल कैसे बने, इस टाइप के सवाल एग्जाम में बनते हैं, सवाल बहुत हैं, पढ़ाता रहूंगा निकल जाएगा पूरा दिन ऐसे। ठीक है, तो अब मैं सोचता हूँ और ज़्यादा ना पढ़ाऊँ, तो भावुक हो जाएंगे आप कलेजे के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय।